वेलकम बैक बच्चों। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं दोबारा आया हूँ आपके पास। कुछ असुविधाएं थी जिनकी वजह से मैं 2 दिन नहीं आ पाया, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि मैं कंटिन्यू करूँ अपनी सर्विसेज। तो चलिए, जहाँ से हम लोगों ने चीज़ों को छोड़ा था फिर से वहीं से शुरू करते हैं। और हम लोगों ने रिकॉर्डिंग पे अपना लगभग सारे बेसिक्स पे बात कर ली। रिकॉर्डिंग के कुछ एग्जांपल्स भी लगाए, हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व करने का प्रयास किया। और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच का इम्प्लीमेंटेशन होता है रिकॉर्डिंग करते समय। अब आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है, एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। इस पे तो पूरे लाइफ में जब तक आप कॉमर्स पढ़ेंगे इन चीज़ों पे बात करनी है, लेकिन एज ए इंट्रोडक्शन मैं आज लेजर को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। उसके बारे में कुछ बातें करेंगे हम लोग और प्रयास करूँगा कि कुछ उदाहरणों की मदद से मैं आपको उन चीज़ों को क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेजर्स, अकाउंटेंसी में लेजर्स का बड़ा इम्पोर्टेंस है। अकाउंटिंग करते समय जब भी हम लोग किसी से भी कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करते हैं तो प्रयास हमारा यही होता है कि हम उन ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को अपनी बुक्स में लेके रखें। और जब हम उन अपनी बुक्स में उन ट्रांजैक्शंस को रखने जाते हैं तो हमारा प्रयास ये होता है कि अगर सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को हम एक ही जगह पर रखेंगे तो यदि अगर मुझे कभी एक स्पेसिफिक नाम के बारे में जानना हो कि मुझे इस नाम के अकाउंट को ढूंढना हो, उस पर मतलब कि उसके कितने सारे इफ़ेक्ट्स उस पर पड़े हैं, तो ये हमारे लिए एक समस्या का विषय हो जाएगा। तो इसलिए अकाउंट्स हमें एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से, जिसका पालन करने से हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इस लेजर की मदद से अकाउंट्स क्या करता है कि नेम वाइज सारे इफ़ेक्ट्स को अलग अलग रखता है। और मुझे जो भी नाम पे इफ़ेक्ट्स को कैलकुलेशन करना हो, देखना हो, मैं उस नाम के लेज़र को ओपन करूंगा और उसमें जाके मैं सारी डिटेल्स देखूंगा। और मैं आपको इस वीडियो के एंड में जो भी मीनिंग निकलेगा उस लेज़र का, उसके मतलब भी बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो लेज़र देखे जाते हैं उन लेज़र्स में किस चीज़ का क्या क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेजर को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? खाता। आमतौर पे अक्सर हम लोग जब अपने कहीं भी किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे अपना कोई उधारी सामान वगैरह खरीदते हैं तो वो हम उनसे यही बात बोलते हैं कि खाते में लिख दीजिए। ये वही खाता है जिसकी हम बात करने वाले हैं, लेकिन उस खाते को बनाने में किसी नियम का पालन वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन हम जब इन खातों का निर्माण करेंगे तो वहाँ पे हम सारे अकाउंटिंग रूल्स, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल जो भी है उन सब का पालन करते हुए ही इनको बनाएंगे। तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं लेजर के बारे में 2-3 चीज़ें बताऊंगा, जिसमें पहली चीज़ है मीनिंग, एक डिटेल्ड मीनिंग। और मैं चाहूँगा कि मीनिंग बताने के बाद मैं आपको इसके टाइप से भी अवगत कराऊँ, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन एक बार फिर लेज़र बताने के दौरान मैं जल्दी उन चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा। तो लेजर को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें अपने शब्दों में तो हम कह सकते हैं अ प्लेस where we collect all the effects of any one particular name at वन प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पे हम एक ही नाम पे पढ़ने वाले सारे इफ़ेक्ट्स को इकट्ठा करते हैं। इफ़ेक्ट्स अगर एक रिकैप के रूप में मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अकाउंटिंग में इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है डेबिट एंड क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। हर ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट डेबिट इफेक्ट होता है और एक इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट होता है। तो इन दोनों में से जो भी इफेक्ट हमारे लेजर पे पड़ रहा होगा उनको हम अपने लेजर्स में दिखाने का प्रयास करते हैं। और अभी मैं जब फॉर्मेट डिस्कस करूंगा तो मैं आपको और भी चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा। तो हमें लेज़र के बारे में पता चल गया कि जिस तरीके से रिकॉर्डिंग में हम क्या करते थे कि हर ट्रांजैक्शन को एक ही जर्नल बुक में उनको हर ट्रांजैक्शन के लिए एक जर्नल एंट्री बनती थी, जबकि पोस्टिंग के दौरान हम लोग एक ट्रांजैक्शन की 2 जगह पोस्टिंग करेंगे कम से कम, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का प्रभाव किन्हीं 2 लेजर से पड़ता है, तो 2 जगह लेजर्स में लिखना पड़ेगा।
अब आते हैं, बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स के बारे में हम लोगों ने बात किया है कि ये जो लेजर्स होते हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। ठीक, एसेट्स हमारे जितने भी लेजर्स होते हैं उनको हम इन 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बात भी की है। और एसेट्स जब भी इंक्रीज होते हैं, लगे हाथ में भी रिवाइज करा देना चाहता हूँ। और लाइबिलिटीज जब भी इंक्रीज होती है, क्रेडिट डिक्रीज होने पे डेबिट, ये बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट पड़ता है इस पर भी। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड वेयर एज रेवेन्यूज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। ये बातें हमारे बिल्कुल जहन में बैठ जानी चाहिए ताकि हमें कोई भी। चलिए बच्चों, अब हम लोग फॉर्मेट की बात करते हैं। तो अगर हम लोग लेजर की फॉर्मेट की बात करें तो मुझे पूरा यकीन है कि बच्चों को लेजर के फॉर्मेट के बारे में पता ही होगा। चूँकि चीज़ें बेसिक हैं और मैं बेसिक को टच करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन सारी छोटी छोटी चीज़ों पे बात करके ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो चलिए फॉर्मेट की बात करें तो ये इस प्रकार का एक हमारी बुक्स में ये फॉर्मेट बना रहेगा जिसे हम लोग और इसी फॉर्म की वजह से इसका नाम कहा जाता है इसको टी शेप फॉर्म। एक सेकेंड, ओके, इसी फॉर्मेट की वजह से इसे नाम मिला टी शेप लेजर भी इसे बोला जाता है। ओके, अब देखते हैं कि इस जो फॉर्मेट है इसके बाएं पक्ष को हम लोग डेबिट साइड के रूप में तथा दाहिने पक्ष को क्रेडिट साइड के रूप में जानते हैं। और इस फॉर्मेट के अंतर्गत हमें एक डेट की कॉलम बनी मिलती है, फिर पर्टिकुलर का कॉलम होता है जहाँ पे हम चीज़ों की डिटेल मेंशन करते हैं कि आखिर में अगर ये मेरा जो भी लेज़र में बना रहा हूँ, इस लेज़र पे अगर डेबिट इफेक्ट पड़ा है तो किसकी वजह से वो डेबिट इफेक्ट पड़ा है ये हम पर्टिकुलर में लिखते हैं। और फिर यहाँ पे जर्नल फोलियो नंबर, हर जर्नल एंट्री करते हैं तो वहाँ पे उस फोलियो का मतलब होता है बुक, किस जर्नल बुक में उसके सपोर्ट के लिए कि अगर हम कभी इसको वेरीफाई करना चाहें तो हम उसको वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। फिर क्रेडिट साइड में भी सेम कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। तो इस प्रकार का एक फॉर्मेट लेज़र के फॉर्मेट के रूप में हमारे सामने आता है। और जब भी हम लोग लेजर्स की बात करें तो इन फॉर्मेट्स की बात करते समय मुझे फिर एक बात याद आई कि मैं आपको एक रिकैप कराता चलूं कि हमारा प्रोसेस क्या हुआ करता था कि ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं तो ट्रांजैक्शन करते करते हम वहाँ पे क्या कहते हैं कि उनकी एंट्री नहीं कर पाते हैं। ट्रांजैक्शन करते समय मैं अगर सेलिंग परचेजिंग कर रहा हूं और तुरंत मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी नहीं करूंगा तो मैं क्या करता हूं, ट्रांजैक्शन जैसे ही मैं कंप्लीट करता हूं मैं वाउचर्स क्रिएट करके रख लेता हूं अपने पास। वाउचर्स क्या है तो एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट एविडेंस, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमने कौन से ट्रांजैक्शन की है आज के दिन में या किसी डेट में मैंने कितने ट्रांजैक्शंस की हैं, उन ट्रांजैक्शंस का अमाउंट क्या था, ट्रांजैक्शन वाइज, नेम वाइज, अवरी सारी चीज़ें मिलती हैं। और इन वाउचर्स की मदद से हमारा अकाउंटेंट बैठ के एक बार उन सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करता है, जर्नलाइज करता है, या फिर कह सकते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में उनकी रिकॉर्डिंग करता है, ओरिजिनल बुक्स में उनकी रिकॉर्डिंग करता है। और ये रिकॉर्डिंग जो होती है वो आप कह सकते हैं कि हो सकता है रोज़ शाम को करता हो, वीकली करते हो। और इसी की वजह से हम लोग जर्नलाइजिंग जो जर्नल बुक्स होती हैं उनको डे बुक्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग प्रतिदिन हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। और जब जर्नल एंट्री बनती है तो जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, बोथ इफेक्ट्स आर कलेक्टेड एट वन प्लेस, बोथ
इफेक्ट्स किसी भी ट्रांजैक्शंस का आर रिकॉर्डेड इन वन एंट्री। सिर्फ एक ही एंट्री में हम लोग दोनों इफेक्ट्स को दर्शा देते हैं और फिर क्या करते हैं, हम उन दोनों इफेक्ट्स के लिए दो लेजर्स में उनकी पोस्टिंग करते हैं, क्योंकि दोनों इफेक्ट्स अलग अलग लेजर्स पे पड़ेंगे और उन दोनों लेजर्स पे हम लोग अलग अलग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो आपको ध्यान रहे कि आप जो लेजर के बारे में पढ़ रहे हैं इसके पहले आपने इतने सारे काम कर लिए हैं। ये एक रिकैप के लिए था ताकि बच्चों को कनेक्ट करने में आसानी रहे। तो देखिए ये फॉर्मेट हो गया हमारा और अब हम इस फॉर्मेट के बाद अब आगे बात करेंगे हम लोग पोस्टिंग के रूल्स के बारे में। तो इसी फॉर्मेट की मदद से हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हम लोगों ने मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है। मेरे ख्याल से जगह कम पड़ेगी इसीलिए हम लोग अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे। तो चलिए, अगर मुझे कैश अकाउंट बनाना है तो पहली चीज़ हमें ये ध्यान देनी होगी कि कैश अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है, एसेट अकाउंट है। और एसेट अकाउंट के बारे में हमें चीज़ें मालूम है कि बढ़ने पे ये डेबिट होती है और घटने पे क्रेडिट होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने कैश अकाउंट बनाता हूँ, एक एसेट अकाउंट होने के नाते इसके डेबिट पक्ष में वो सारी चीज़ें होंगी जिससे कैश मेरा बढ़ेगा और क्रेडिट पक्ष में सारी चीज़ें वो होंगी जिससे हमारा कैश घटता हुआ होगा। तो एक एंट्री देखते हैं, दो एंट्रीज की मदद से मैं आपको कैश अकाउंट को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। एक तो परचेज अकाउंट। परचेज अगर हम कभी करते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और दूसरी एंट्री मैं चाहूँगा सेल्स की बनाना, जहाँ पे कैश के ऊपर मेरे डेबिट इफेक्ट भी पड़ रहा है। तो दोनों इफेक्ट हमारे सामने हैं और इनकी मदद से मैं आपको पोस्टिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जिसकी वजह से आप जब कभी पोस्टिंग करने बैठे तो आपको अगर दिक्कत होती है तो आप इन चीज़ों का कंसर्न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैश अकाउंट जो मैंने पहली एंट्री बनाई है वहाँ पे हमारे कैश अकाउंट पे कौन सा प्रभाव पड़ा है। ये जो जगह होती है, दिस प्लेस इज़ फॉर डेबिट इफेक्ट, आपको मालूम है साफ साफ यहाँ पे लिखा भी हुआ है डेबिट। तो दिस प्लेस इज़ फॉर डेबिट इफेक्ट एंड दिस प्लेस इज़ फॉर क्रेडिट इफेक्ट। जब भी हम लोग जर्नल में पोस्टिंग करते हैं तो ऊपर डेबिट इफेक्ट को दिखाते हैं और नीचे क्रेडिट इफेक्ट को दिखाते हैं। तो ये क्रेडिट इफेक्ट है। चलिए, अब हमारा काम क्या था, पहले ये पता करना कि इसका टाइप क्या है। तो हम जानते हैं कि इस पे ये एसेट का टाइप है, ये जो अकाउंट बना रहे हैं हम। अब हमें देखना है कि हमारे अकाउंट पे कौन सा प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो जो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट में हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। डेट के कॉलम में जो भी डेट रहेगी उसकी, मान लीजिए 1 तारीख है 1 जनवरी, और इस डेट में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब भी क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं तो हम बाई का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट, चाहे जो भी अमाउंट हो वो अमाउंट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। ठीक। और अगर हम दूसरी एंट्री की बात करें, ये जो दूसरी एंट्री मैंने बनाई है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे कैश अकाउंट पे डेबिट इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे एंट्री करेंगे टू सेल्स अकाउंट वॉट एवर द अमाउंट इज। तो मेरे ख्याल से मैंने प्रयास किया है कि आपको बताऊं कि पोस्टिंग किस तरीके से होती है। पोस्टिंग्स खाली काफ़ी टफ भी होती हैं। तो अब प्रैक्टिस मैटर्स, यहाँ पे प्रैक्टिस की बातें हैं कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो अगली जो चीज़ है, अब यहाँ तक जो मेरा आखिरी टारगेट था, जो जिस पॉइंट पे मैं बात करना चाहता था, वो था कि हम इसे बैलेंस कैसे करें, क्योंकि लेजर्स को बैलेंस करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इन दो के साथ हम कुछ एंट्रीज और बनाते हैं और कुछ अमाउंट्स भी हमें लिखने पड़ेंगे ताकि जिससे हमें बैलेंसिंग करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। मान लीजिए सेल किया मैंने 10,000 रुपये का, परचेज़ किया मैंने पूरे 35,000 रुपये के परचेज़ किए हैं।
तीसरी एंट्री यहाँ पे हम बना लेते हैं सैलरी गिवन, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 2000। तो यहाँ पे हमारे कैश के ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ा है? क्रेडिट प्रभाव पड़ा है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई सैलरी अकाउंट 2000। फिर एक और एंट्री बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड की एंट्री। तो यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। मान लीजिए 6000 रुपये मुझे कमीशन मिला है, ठीक है। तो कमीशन रिसीव्ड कैश अकाउंट पे डेबिट प्रभाव पड़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में लिखेंगे टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कितना? 6000। और मान लीजिए हम लोगों ने ड्राइंग्स भी लिख लेते हैं। चलिए एक और अच्छा याद आ गया एग्जांपल मुझे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 3000 टू, अगर ओनर ने बिजनेस से 3000 रुपये निकाले हैं तो हम उसको ड्राइंग के नाम पे लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। तो फिर यहाँ पे कैश पे मेरे क्रेडिट प्रभाव पड़ा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाई ड्राइंग अकाउंट। मान लीजिए कितना है? 3000। ठीक। अब एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम लोग आपके सामने हैं और यहाँ पे हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब ही होता है कि दोनों पक्ष को बराबर करना। तो हमें देखना है बैलेंस करने का तरीका क्या है। हम पहले जोड़ेंगे इनको और मेरे ख्याल से ये आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। हम लोगों ने 70,000 रुपये का सेल्स किया है। अब जाके ये एक प्रॉपर अकाउंट के रूप में बना है, क्योंकि फिर इसका बैलेंस मैच नहीं करता और एक कुछ उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन देने लगता हमको। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहला काम कि हम दोनों पक्ष, दोनों जो हमारे कॉलम है अमाउंट वाले, इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि एक साइड में तो 76,000 रुपये का सम आ रहा है, जबकि दूसरे साइड 35, 2 37 और 3 40,000 का सम आ रहा है। तो इनमें से जो ज़्यादा है उसकी तरफ हम जाएंगे और हम क्या करेंगे, हमारा जो भी हम काम करेंगे उसकी डायरेक्शन उसका यही होगा कि हम दोनों साइड के सम को 76,000 कर दें। ये हो गया आपका, दूसरे साइड का भी सम हो जाएगा 76,000। अब इसको जोड़ेंगे तो हमें 76,000 मिल जाएगा, लेकिन क्या इसको जोड़ने पे 76,000 आएगा? नहीं आएगा। इसको जोड़ने पे आएगा वही जो हम लोग जोड़ा था, कितना? 40,000। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, कितने का है? वो डिफरेंस आ रहा है 36,000 का, 36,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। और इस कैलकुलेटेड बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस CD। CD बोले तो कैरीड डाउन। CD का मतलब होता है कैरीड डाउन। मतलब ये वो बैलेंस है जो, तो ये हमारा आखिरी पायदान था जहाँ पे मैंने आपके लिए चीज़ों को इकट्ठा किया था। और एक चीज़ जो आखिरी बच गई, जो मैंने आपसे कहा था कि अगर समय बचेगा तो मैं उस पर भी बात करूँगा, वो बात ये थी कि इस अकाउंट को देख के, इस लेजर को देख के हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हम ये देख सकते हैं इस लेज़र में, मान लीजिए पूरे 1 महीने के लिए बना है लेज़र, डेट मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसको मान सकते हैं कि जनवरी महीने के लिए है मान लीजिए। तो जनवरी महीने में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कैश आने के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। एक बार साल में, महीने में मैंने बिक्री की थी 70,000 रुपये की और मुझे 6,000 रुपये का कमीशन मिला था। कुल मिला के इन दोनों सोर्सेज से मेरे पास कितने रुपए आए थे? 76,000 रुपये आए थे। क्रेडिट साइड में क्या है कि खर्च सारे लिखे हुए हैं, मतलब कि आपने इस पूरे महीने भर आपके पास जो पैसा था उस पैसे को आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है। जैसे आपने परचेस किया 35,000 का सामान, आपने सैलरी दी है 2,000 रुपये, ओनर ने 3,000 रुपये बिजनेस से निकाले हैं, कुल मिला के आपने खर्च किए 40,000 रुपये। मतलब कि महीने के अंत में आपके पास अभी भी 36,000 रुपये एज बैलेंस, आपके पास कैश 36,000 रुपये का पड़ा हुआ है।
तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं लेज़र पे क्वेश्चन करूं, और मैं प्रयास करूंगा कि लेज़र पे एक और वीडियो हो जिसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। वैसे लेज़र में बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है करने के लिए, और अब अगर आप चाहें तो हम लोग एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कर सकते हैं जिस पे हम लोग डायरेक्टली या तो जर्नल बना के या फिर लेज़र बना के मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको गाइड करूँगा। बाकी यही कहना है कि आप लोग वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और अपने दोस्तों को जो भी हमारी स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं उनको वीडियो शेयर करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।